हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में कर्नाटक के एक गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने हमारे समाज के मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया है। मैं आज इस एक और तमाचे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां एक तरफ कोलकाता में आरजी कार हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ में जिस तरीके से यौन उत्पीड़न की घटना घटी, उसके बाद जिस तरीके से विरोध का माहौल पूरे देश में देखा गया, वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। उसको लेकर अभी भी जो विरोध की गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ केरल में जब हेमा समिति रिपोर्ट आई और इसके बाद यह पता चला कि केरल की फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो घटना है जिसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूं, यह एक और तमाचे को ही इंडिकेट कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस दो घटनाओं की बात मैंने की, जहां हमने कोलकाता के कॉन्टेक्स्ट में बात की, वहीं केरल के कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन ये जो घटना घटी है कर्नाटक में, ये और अधिक जघन्य है, ये और अधिक आपराधिक है। दरअसल कर्नाटक के बप्पा रागा नामक गांव में एक दलित लड़की के साथ में, और वो भी नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में उसको बहलाया फुसलाया गया कि वो किसी भी तरीके का कंप्लेंट दर्ज न करे और देन फिर मामले को रफा दफा करे। लेकिन उसके परिवार ने पॉक्सो एक्ट के तहत उस दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट में कार्रवाई की, कदम उठाया और अंततः उसको अरेस्ट भी किया गया। इसके बाद जो हुआ वो ये कि दलित परिवार से संबंधित जितने भी उस गांव में रहने वाले लोग थे, उनको बायकाट का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि यह घटना अपने आप में कहीं अधिक जघन्य और कहीं अधिक आपराधिक है, क्योंकि इसमें एक अलग एंगल सामने आ रहा है और वो है दलित लड़की के साथ किया गया दुष्कर्म। आज की चर्चा में हम लोग इसी बिंदु को एक एक करके समझेंगे कि आखिर भारत में जब दुष्कर्म जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तो इसमें दलित औरतों या दलित लड़कियों के साथ जो अपराध की स्थितियां रहती हैं, वो किस कदर और अधिक व्यापक तौर पर सामने आती हैं, और हमारे समाज में जो दलित महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भिन्न भिन्न स्तरों पर बातें कही जाती हैं, वो किस सीमा तक सही बैठती हैं और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है, ये हम लोग आज की चर्चा में समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण हेडलाइन मेंशन किया है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि 50 दलित फैमिलीज बायकाटेड इन कर्नाटका फॉर पॉक्सो केस ऑन अपर कास्ट मैन। आप इस हेडलाइन से समझ पा रहे होंगे कि उच्च वर्ण का, उच्च जाति का एक लड़का है जिसके द्वारा ये दुष्कर्म किया गया और देन फिर इन सभी दलित परिवारों को बायकाट का सामना करना पड़ा है, बहिष्कार का, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। इतनी बड़ी बात है। और ये सब चल रहा है 21वीं सदी के दूसरे दशक में। ये सब चल रहा है तब जबकि हम 2047 के लिए विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है, कितनी जघन्य बात है। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस पूरी घटनाक्रम को समझने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस P2I बैच के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच को धूमधाम से ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत कई सारी खास विशेषताएं शामिल की गई हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच इसका नाम है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जहाँ इस बैच में आपको GS की संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको नियमित अभ्यास प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर करवाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक खास अपॉर्चुनिटी आपको यह दी जा रही है कि यदि आप हर हफ्ते होने वाले इस बैच से संबंधित टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आप IAS प्री परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी भी वापस कर दी जाएगी। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए जो फी है उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपकी
यह फ़ी होगी और इसके लिए आपको करना है दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल। इसके जरिए आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से इनरोल कर सकते हैं और इस बैच से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है इसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की गई है। इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 20 सितंबर है और यदि आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है ये लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, यानी कि 2026 या 2027 या फिर 2028 भी आपका टारगेट है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के, तो आप इस महत्वपूर्ण बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा और इसके माध्यम से आप अपनी जीएस की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए भी दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते हुए जीएस को संपूर्ण तौर पर आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो घटनाक्रम है उसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही संकेत कर दिया था। घटनाक्रम ये होता है कि जो लड़की है यह 15 वर्ष की है और जो लड़का है यह 23 वर्ष का है और यह जो लड़का है यह उच्च जाति से बिलोंग करता है और जो लड़की है वह निम्न जाति से बिलोंग करती है और इनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होता है। इसके द्वारा लालच दिया गया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और इन बिटवीन जो लड़की है वो 5 माह की गर्भवती हो जाती है। इसके बाद तब ये अपने पेरेंट्स को सारी जानकारी देती है, सारी जो स्थिति है उससे रूबरू करवाती है, बताती है और तब जाकर के उसके पेरेंट्स के द्वारा यह कोशिश की गई कि जो लड़का है वह शादी करने को तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि पैसे देकर के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, समझौता करने को कहा जाता है। अब आगे की जो गतिविधियां हैं उसमें इसके पेरेंट्स के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बहादुरी वाला स्टेप उठाया जाता है और उनके द्वारा पॉक्सो एक्ट के माध्यम से उस लड़के के अगेंस्ट में केस दर्ज कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस पॉक्सो एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ साल 2012 में इसका निर्माण किया गया था। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके संदर्भ में उनकी सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए इस तरीके से इस एक्ट को लाया गया था और इसी के आधार पर केस दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है वो बहुत ही अधिक गंभीर है। वो ये कि गांव से जुड़े दलित परिवारों के जो ये लोग थे, है ना, इन सभी के अगेंस्ट में एक सामाजिक बहिष्कार की स्थिति देखी जाती है। क्योंकि वो जो गांव है, कहा जा रहा है कि इस गांव में लगभग 50 परिवार यानी कि 250 पौने 300 के आसपास जो दलित लोग हैं वो रहते हैं और उनको न तो दुकान से सामान लेने दिया जा रहा है, न ही उनके साथ कोई बातचीत की जा रही है और उनको एकदम बिल्कुल ही आइसोलेटेड, बिल्कुल ही अलग थलग करने की कोशिश की गई है और ये अपने आप में एक अस्पृश्यता जैसी स्थिति को और अधिक बढ़ावा दे रहा है और निश्चित तौर पर ऐसे घटनाक्रम हमारे समाज के विकास के लिए कहीं से भी लाभदायक, कहीं से भी सहयोगी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब मैं आगे आपसे बात करूं तो ये जो घटना है, इस घटना के अलावा भी कई सारे ऐसी गतिविधियां हमारे देश में देखी गई हैं जिसके आधार पर दलित समुदाय या फिर दलित महिलाओं, दलित लड़कियों के साथ जिस तरीके से यौन दुराचार की स्थितियां देखी गई हैं वो अपने आप में बहुत अधिक चिंता को दर्शाती हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे याद आता है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी का जिसका नाम है घासवाली। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और यदि आपने उस कहानी को पढ़ा है तो कुछ वैसी ही स्थिति उस कहानी में मेंशन की गई है जैसी स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं। उस कहानी में भी मुलिया नाम की एक लड़की है जो कि ब्याही हुई है, इनफैक्ट उसकी शादी हो चुकी है और एक उच्च जाति का व्यक्ति है चैत सिंह जो कि उसको प्रताड़ित करना चाहता है, यौन शोषण करना चाहता है और इसी को लेकर के उन दोनों के बीच में बहस भी होती है। तो कुछ वैसी ही स्थिति वर्तमान में हम लोग आज के समाज में भी देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जस्टिस डिनाइड नाम से एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बात कही गई थी कि जो दलित महिलाएं हैं या दलित लड़कियां हैं, इनके अगेंस्ट में जो यौन दुराचार की घटनाएं हैं भारत में वो हाल के समय में और अधिक बढ़ी हैं और इस
कारण से यहाँ पर चिंता की स्थिति भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि दलित महिलाओं या दलित लड़कियों के साथ यौन दुराचार की घटनाओं में बढ़ोतरी। इसके अलावा एक और घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से जुड़ी हुई है। हाथरस में ऐसे ही एक दलित वर्ग की जो लड़की थी उसके साथ यौन दुष्कर्म किया गया था और उच्च जाति के 3 लोगों को बरी भी कर दिया गया था और केवल एक व्यक्ति को सजा दी गई थी और ये मामला भी बहुत अधिक तूल पकड़ा था। तो ऐसी घटनाएं भी हम लोगों के सामने आई हैं। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वो आंकड़े बताते हैं कि 10 दलित महिला और लड़की के साथ यौन दुराचार भारत में हर दिन होता है। समझिए कितनी बड़ी बात है, हर दिन ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और एक नहीं 10-10। ये हमारे समाज की स्थिति है और इस ब्यूरो के द्वारा यह भी आंकड़ा दर्शाया गया है कि साल 2015 से 20 के बीच में ऐसी गतिविधियों में, ऐसी घटनाओं में लगभग 45% की बढ़ोतरी देखी गई है। कितनी अधिक चिंता की बात है। और ऐसे में कई बार ऐसी गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है कि यदि शिकायत करवाने के लिए कोई व्यक्ति गया तो फिर उसे या तो डराया गया, धमकाया गया, उसे पैसे का लालच दिया गया और तो और पुलिस के द्वारा भी ऐसे मामलों को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जो पुलिस महकमा है, जो पुलिस के ऊपरी लेवल के लोग हैं, वो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं और वो इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि छोड़ दो, जाने दो, जो है उसको रहने दो, जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, छोड़ दो। इस तरीके की भी जो स्थितियां हैं कई बार देखने को मिलती हैं और आप खुद ही सोचिए कि यदि ऐसी स्थितियां हमारे समाज में, हमारे शासन प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, गांव के स्तर पर यदि ऐसी स्थितियां रहेंगी तो क्या इससे हमारे समाज का उत्थान होगा? आप खुद ही बताइए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि क्या इससे हमारा समाज उत्थान करेगा या इसके पतन की स्थिति देखी जा सकती है और इसके लिए हमें और हमारे समाज के स्तर पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि केवल कानून भर से ही किसी भी गलत रवैये को नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए अपने लेवल पर नैतिक तौर पर भी सही दिशा में काम करने की आवश्यकता होती है। कानून तो बना हुआ है, कानून तो 2012 में ही बन गया, लेकिन क्या ऐसी गतिविधियों को रोक दिया गया? क्या ऐसी गतिविधियां रुक गई? क्या देश के दूर दराज के इलाके में, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कर्नाटक के इस गांव के कंटेक्स्ट में, तो क्या आपको लगता है कि केवल ऐसा ही एक गांव हो सकता है? भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं और ऐसी न जाने कितनी गतिविधियां हो सकती, हो रही होंगी। इससे कैसे निजात पाई जा सकती? इससे निजात पाने के लिए सबसे प्रथम विकल्प यह है कि हमें अपने लेवल पर, अपने समाज के स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा और जो लैंगिक अंतराल है, जो पुरुष वर्चस्व है, जो जातिगत वर्चस्व है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता होगी। जो पुरुषवादी कुंठा है, जो जातिवादी कुंठा है, इस कुंठा से अलग आने की जरूरत होगी, है ना? तब जाकर करके जो समझदारी है वो समझदारी विकसित हो सकती है और तब फिर हम सब मिल करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने इस बिंदु पर बातचीत की है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र तो यह टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के पेपर 2 में। वहीं एक समाज के नागरिक होने के नाते, भारत के एक नागरिक होने के नाते भी आपका यह कर्तव्य बन जाता है कि आप कभी भी ऐसी घटनाओं को अनदेखा न करें। ठीक है, आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप सिविल सेवा के लिए 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो आपका स्वागत है P2I बैच में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 19 सितंबर से और इसके आधार पर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमसे लॉन्ग टर्म बैच के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो 2026 और 2027 के लिए एक
बैच की शुरुआत हो चुकी है। 20 सितंबर को इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इसके अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो फिर आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा मेल आईडी है dilip.kumar@studyiq.com और मेरा टेलीग्राम आईडी है dilip.kumar@02। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप इस टेलीग्राम आईडी के माध्यम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ये मेरा मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी है। इसके माध्यम से आप अपनी क्वेरी भी मुझसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।